हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुज गौतम और आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपना लाइफ प्रोसेस। ठीक है। लाइफ प्रोसेस में जो है हमें पता है ये बायो का फर्स्ट चैप्टर होता है 10th क्लास में। सबसे पहले आपको इसकी जो है डेफिनेशन देखनी होती है कि क्या है, कैसे हम लोग इसको जो है पढ़ेंगे। मैं आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोग इस चैप्टर को कैसे आगे बढ़ने वाले, इस चैप्टर में हम लोग कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए, पहले हमें क्या करना है। पहले हमें लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लेंगे। उसके बाद लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन के बाद इसके टाइप देखेंगे, कितने तरीके के टाइप होते हैं। ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है इसमें। उसके बाद काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, न्यूट्रिशन, प्लांट, एनिमल, ये इसमें सब हम लोग देखते हैं। रेस्पिरेशन, प्लांट एंड एनिमल, ये सब हम लोग देखते हैं। डाइजेशन प्लांट में होता नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन भी हम लोग प्लांट में पढ़ेंगे, एनिमल में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन भी हम लोग प्लांट में पढ़ेंगे और एनिमल में पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। पहले हम लोगों को जो है अपना आज का जो टारगेट है हमारा, उसमें हमें न्यूट्रिशन ख़त्म करना है। न्यूट्रिशन ख़त्म करने के साथ साथ हमें पूरी इसकी डेफिनेशन बताऊंगा आपको मैं। आपको इसके बारे में बताऊंगा न्यूट्रिशन होता क्या है, कितने टाइप का होता है ये। हम इसको पूरे थ्योरी हो गया बिल्कुल डीप से हम लोग इसको कवर करेंगे। साथ ही साथ मैंने क्या ट्राई किया है कि ये जितना भी चैप्टर है, जितना भी ये टॉपिक है, पर्टिकुलरली अगर मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इसी के एनसीईआरटी में साथ ही में कवर कर दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी भी मैंने ली है इसमें, तो एनसीईआरटी भी मैं आपको साथ के साथ कवर करते चलूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है हमारे पास लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस की जो डेफिनेशन होती है, ठीक कर देता हूँ मैं इसको, एक मिनट रुकिए। लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस देख लेते हैं पहले, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, जनरली ऐसा होता है कि किसी की भी बॉडी में या हमारी बॉडी में जितनी भी स्ट्रक्चर होती है या फिर जितनी भी स्ट्रक्चर के अंदर जितनी रिएक्शन होती है, मान लेते हैं मेरी बॉडी में एक सेल पाई जाती है। उस सेल, वो जो सेल होती है, अगर हम लोग उसको ग्रुप में मिलाएं तो उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। आप लोग ये सब जानते हैं, 9th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है। तो सेल के अंदर कितने टाइप की रिएक्शन होती है, मान लेते हैं ये न्यूट्रिशन हो रहा है, ये एक्सक्रीशन हो रहा है, ये रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, तो इन सब को मिलाकर आप लोग किस नाम से जानते हैं? लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अब लाइफ प्रोसेस जो है आपका, ये हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ना है। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, देखिए क्या कह रहा है। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। बोल रहा है कि जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी नहीं करता है तो उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मेंटेनेंस होती रहती है। जैसे हम लोग बैठे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मेरे अंदर डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, तो वो चलती रहती है। साथ ही साथ इसकी डेफिनेशन बोलते हैं कि जितने भी प्रोसेस होते हैं, सारे प्रोसेस को मिलाकर, ठीक है, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, जो मेंटेनेंस होती है हमारी बॉडी की, उन सबको मिलाकर हम लोग बोल देते हैं लाइफ प्रोसेस। देखिए क्या बोल रहा है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। बोल रहा है कि सभी की सभी जो हमारे पास मेंटेनेंस होती है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया है, रेस्पिरेशन हो गया है, डाइजेशन हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सबको मिलाकर हम लोग एक वर्ड से जानते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस को सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें। लाइफ प्रोसेस कितने तरीके का होता है, क्या होता है ये। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, हमें यही कवर करना है, न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है। जनरली पहले मैं आपको न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा, न्यूट्रिशन क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। अगर हम लोग न्यूट्रिएंट की बात करें, देखिए न्यूट्रिएंट क्या होता है। पहले आप डेफिनेशन देखिए न्यूट्रिशन की क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, vitamins and water by an organism as well as the utilization of this nutrient। कह रहा है कि जो हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं और उसको हम लोग जो यूटिलाइजेशन करते हैं, न्यूट्रिएंट को लेना और उसको यूटिलाइजेशन करना, इसी प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाने के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, होता है फैट, होता है लिपिड, होता है, उन सबको मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और जो हम लोग खाना खाते हैं उसको हम लोग अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं, साथ ही साथ इंटेक करने के साथ हम लोग उसका यूटिलाइजेशन करते हैं।
तो यूटिलाइजेशन करने को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। जितने भी हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं, अब न्यूट्रिएंट क्या होता है उनकी बात कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारी बॉडी में, ग्रुप ऑफ फूड लाइक प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन्स, ठीक है, इन सब को मिलाकर जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। आप जानते ही हैं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये सब हमारे फूड में होते हैं, हम लोग उसको इनटेक करते हैं, तो इन्हीं सब को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन भी आपको मैंने बता दी है क्या होती है, कि जो इस प्रोसेस से हम लोग न्यूट्रिएंट को लेते हैं, इनटेक करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं अपनी बॉडी में, अपनी दिनचर्या चलाने के लिए। जैसे हम लोग काम करते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, हम लोग खाने से लेते हैं, खाने से लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को, खाना हम लोग जब खाते हैं उसको यूटिलाइजेशन करते हैं, तो उसी प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। सॉरी, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। डेफिनेशन आप इसको याद रखेंगे, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी है मैंने, आप इसको नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, बहुत प्रॉपर नोट्स बनेंगे इसमें, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कितने तरीके का होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होता है हमारे पास, ये दो तरीके का होता है। एक तो न्यूट्रिशन हम लोग क्या करें कि मैं खड़ा हो जाऊं ऐसे ही धूप में और मैं अपने आप से ही जो है बॉडी में फूड बनाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है। और एक दूसरा होता है कि मैं किसी चीज़ को खा लूं। मैं अगर हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हूँ तो मैं किसी को खा लूंगा, जैसे कोई नॉन वेज होता है, कोई वेज होता है, लेकिन प्रॉपरली वो क्या है कि अगर हम लोग उसको डीप से देखें तो अपने न्यूट्रिएंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर दूसरों के ऊपर डिपेंड है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि जो अपनी डेली रूटीन जो है अपना तैयार कर रहा है, वो न्यूट्रिशन लेके तैयार कर रहा है, या तो वो दूसरों को खा रहा है या अपनी बॉडी में वो खुद बना रहा है। अगर खुद बनाता है तो इस टाइप की न्यूट्रिशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, याद रखेंगे। और अगर दूसरों को खा के हम लोग अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा नाम होता है होलोजोइक। होलोजोइक क्यों बोलते हैं अभी आएगा, मैं इसको बताऊंगा क्या होता है ये, ठीक है। पहले हम लोग ऑटोट्रॉफिक की डेफिनेशन देख लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, इट इज ए प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड। जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, उन उस टाइप के एनिमल को या फिर प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो ऐसा अपनी बॉडी में प्रोसेस करते हैं, जो अपना खाना खुद बना पाए, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डेफिनेशन याद रखनी है आपको, इम्पोर्टेंट है, पेपर में आती है ये। दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ लाइक ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट आपने देखे होंगे कि अपना खाना खुद बना लेते हैं। खुद कैसे बना लेते हैं, पहले मैं आपको थोड़ी सी इसमें जो है डेफिनेशन बता देता हूँ, ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग CO2 को रिलीज करते हैं, O2 को हम लोग इनटेक करते हैं, और वही CO2 जो है प्लांट ले लेते हैं और रूट से वो उठा लेते हैं, कौन, वाटर। जैसे ये दोनों आपस में रिएक्शन करती हैं, बाहर से ये सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और बना लेते हैं हमारे क्या बना लेते हैं अपने लिए, ग्लूकोज, ठीक है। इसी प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इन्होंने किसी अदर ऑर्गेनिज्म को नहीं खाया है, इन्होंने अपने ही आप से सनलाइट का यूज करके, अपने ही आप से सनलाइट का यूज करके क्या किया है, CO2 का यूज किया है और वाटर का यूज किया और बना दिया अपने लिए ग्लूकोज, ठीक है। इसी प्रोसेस को आप लोग किस नाम से जानते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या कह रहा है हमें, कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए वो अदर ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, ठीक है। यही डेफिनेशन है। इट इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism depend upon other organism for food to survive, ठीक है, याद हो जाएगा कि जो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ऐसे न्यूट्रिशन को आप लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। डेफिनेशन इसकी बहुत आसान है, सिंपल सा आप याद रखेंगे, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको आप बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक,
जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरों को खा के वो अपना जो है रूटीन पूरा करते हैं, तो उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इतनी सी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो इसकी आ जाता है कि इसके एग्जाम्पल कौन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के आप एग्जाम्पल जानते हैं कि एनिमल होते हैं, ओ सॉरी प्लांट होते हैं, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो एग्जाम्पल होता है वो एनिमल होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, याद रखेंगे। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे वो दूसरों को ही खाते हैं, ठीक है। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। कैसे कैसे देखने को मिलता है वो बता देता हूँ मैं। एक होता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं वो समझा देता हूँ। एक होता है फिर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, एक होता है आपके पास होलोजिक न्यूट्रिशन। क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझाता हूँ आपको। अगर मान लेते हैं आपके पास कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म पड़ा है, ठीक है, और इसके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह आकर पनप जाता है। मान लेते हैं ये बैक्टीरिया इसमें आके यहाँ पे इसके ऊपर बैठ गए हैं, ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं वो इसके ऊपर बैठ गए हैं और इसको खा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो इसी टाइप के न्यूट्रिशन को आप लोग क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि कोई डेड ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है, अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, धरती के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर छोटे छोटे बैक्टीरिया पनप जाते हैं। और जब बैक्टीरिया पनप जाते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई चीज़ मर जाती है, सड़ जाती है, तो उसके ऊपर छोटे छोटे बैक्टीरिया लगे होते हैं। आपको आंखों से तो नजर नहीं आता है वो, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म होता है वो धीरे 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 छोटा होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देखते हैं कि जब वो मरा था तो वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब उसको काफ़ी टाइम से लंबा समय हो जाता है कि वहीं पे पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया जो है उसको खाते रहते हैं, तो वो उसका साइज छोटा हो जाता है। तो यही उसका कारण है जो उसका साइज छोटा हो रहा है, कि इसके ऊपर बैक्टीरिया जो है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कर रहे हैं। किस टाइप का न्यूट्रिशन कर रहे हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रही है। ऑब्टेन फूड, ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। यही बात बोल रहे हैं। डेड मतलब जो मरे गले हुए जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर जो है, सड़े हुए मरे हुए जो एनिमल होते हैं उनके ऊपर बैक्टीरिया पनप जाते हैं। इसी बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह जो है पनप जाते हैं, इसी टाइप की न्यूट्रिशन को आप लोग बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल ये है इसका फंजाई, या फिर आप इसमें बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक। पैरासिटिक कैसे होता है, जैसे आप जानते हैं कि हमारे ऊपर जो है, हमारे सर में लाइस हो जाती है, जुएं बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, या फिर कुत्तों के ऊपर जो है टिक्स हो जाती है, देखा है आपने। तो इसमें क्या होता है कि ये अपने ऑर्गेनिज्म को मारते नहीं है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर एक प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम होता है, जिससे हम लोगों को जो है मलेरिया होता है। वो हमारी बॉडी के आरबीसी को खाता है, लेकिन हमें मारता नहीं है। तो इसी टाइप का न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। जैसे हम लोगों के ऊपर बालों में जो है लाइस पाई जाती है, जुएं पाई जाती है, कुत्तों के ऊपर आपने देखा होगा टिक्स लग जाती हैं, वो सब जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है। देख लेते हैं डेफिनेशन। ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, विदाउट किलिंग इट, ठीक है, मारते नहीं है उसको। एग्जाम्पल हो जाता है राउंड वॉर्म, ठीक है, राउंड वॉर्म हो जाता है, टिक्स हो जाते हैं, डॉग टिक्स ऑन डॉग हो जाता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में। होलिस्टिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि आप जो है पूरा एक मैटर ले रहे हैं, इस मैटर को आप लोग क्या कर रहे हैं कि इसको पूरा का पूरा इनटेक कर रहे हैं। हम लोगों की बात हो रही है ये, कि हम लोग क्या करते हैं, पूरी रोटी खाते हैं, उसको टुकड़ों में तोड़ के खाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसके ऊपर जो है मान लेते हैं यहाँ पे है इसमें प्रोटीन, ये इतना प्रोटीन है, ये इतना फैट है, और ये इतना जो है लिपिड है, और ये इतना जो है हार्मोन है, ठीक है, और ये इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये पूरा का पूरा, ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के खा रहा हूँ या प्रोटीन को तोड़ के खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो है कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह पूरे के पूरे फूड को खाते हैं और उसको इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। इसी टाइप के न्यूट्रिशन को आप लोग क्या कहते हैं, होलोजिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यही बोल रहे हैं, हैविंग हैविंग सॉलिड मैटर एंड डाइजेस्टिंग इट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप लोग क्या कहते हैं, होलोजोइक। हम लोगों में होता है, एनिमल्स में याद हो जाएगा। ये छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये हम लोगों ने न्यूट्रिशन के दो टाइप कंप्लीट कर लिए हैं। एक है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक, एक है हमारे पास हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक के तीन टाइप मैंने आपको पढ़ाए हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक, ठीक है, ये आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि जब आपके पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब प्लांट करते हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं जनरली, जब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है तो किस प्रोसेस से होता है? जैसे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको पढ़ाया तो 3 टाइप के होते हैं ये, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ऐसे ही ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं, उस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पीवाईक्यू में आया हुआ है, इसको याद रखेंगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, अभी जैसे मैं इक्वेशन आपको लिख के दिखा रहा था, फोटोसिंथेसिस की ही इक्वेशन थी। कैसे, समझा देता हूँ। डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी पहले। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, इंपॉर्टेंट है, मेक देयर ओन फूड फ्रॉम, यूज करते हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, और किसकी हेल्प से करते हैं? ये आप जानते हैं, सनलाइट की। सनलाइट एनर्जी होती है जो इसमें यूज होती है, इसके बिना ये रिएक्शन होती ही नहीं है। और किसके अंदर होती है ये? क्लोरोफिल के अंदर होती है। इसी प्रोसेस को आप लोग किस नाम से जानते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, आप इसमें क्या करते हैं कि जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। मतलब ये प्रोसेस करने के लिए ऑलरेडी जो है प्लांट्स के पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्लांट अपने पास जो है कार्बोहाइड्रेट रखता है जिसका यूज करता है वो एनर्जी के फॉर्म में, और उस एनर्जी को यूज करते हैं जब सनलाइट को लेने में, वाटर को जो है रूट से निकालने में। मान लेते हैं ये प्लांट है, प्लांट जो है उसको जो है प्लांट को रूट H2O भी चाहिए होगा, साथ ही साथ इसको CO2 भी चाहिए होगा। तो CO2 जो है एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं और H2O जो है ये रूट से ले लेते हैं, और सनलाइट इनके ऊपर ऑलरेडी पड़ती रहती है। ठीक है, तो उनको भी एनर्जी की जरूरत होती है। अब वो एनर्जी इनको कौन प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। याद रखें, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, जो इनके पास ऑलरेडी होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो कई बार पेपर में आती है, बैलेंसिंग करने को आ जाती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। याद होनी चाहिए आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अभी मैंने लिखी थी तो वहां से मैंने वो रफ कर दी थी, क्योंकि मैंने उसको जो है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पीडीएफ में ली थी। कौन कैसे रिएक्शन होती है वो लिख देता हूँ एक बार, देखिए क्या है ये। देखिए, CO2 जो होती है प्लांट्स लेते हैं स्टोमेटा से। स्टोमेटा कौन होता है? जब जो रूट होती है, समझा देता हूँ, जो आपके पास लीफ होती है, लीफ के सरफेस के ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे जो है पोर्स होते हैं ऐसे करके, उन पोर से ये जो है CO2 लेते हैं, और इन्हीं पोर से जो है H2O को रिमूव भी कर देते हैं कभी कभी। ठीक, तो होता क्या है जनरली, होता ये है कि प्लांट जो है रूट से लीफ से ले लेते हैं CO2, और रूट से ले लेते हैं H2O, वाटर, और सनलाइट का यूज करते हैं और बना देते हैं। हमारे पास ये सनलाइट का सिंबल होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सनलाइट जो है ये यहाँ पे मैंने लिख रखी है। ठीक है, क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल इसलिए एक्सप्लेन कर रखा है क्योंकि रिएक्शन किसके अंदर होती है? क्लोरोफिल के अंदर होती है। क्लोरोफिल तो मैं समझाऊंगा क्या होता है अभी। अभी आप ये देखिए कि ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो यहाँ पे मैंने सनलाइट यूज कर लिया है, और हमारे लिए बना देते हैं ये C6H12O6। साथ ही साथ इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? O2 रिलीज होती है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है? पानी भी बनता है थोड़ा। ठीक है, बाकी इसको रिएक्शन को क्या किया हुआ है? बैलेंस कर रखा है। बैलेंस कैसे करते हैं कि इधर 6 है कार्बन, तो इधर भी 6 कर देते हैं। हाइड्रोजन को चेक करेंगे तो इधर आपके पास 12 मिलेंगे। ठीक है, जब आप इसको चेक करेंगे इधर 6 से इंटू कर देंगे, इधर 6 से इंटू कर देंगे, और यहाँ पे 12 हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस करना मैंने आपको कहाँ पे सिखाया था? चैप्टर 1 में, हमारी लास्ट वीडियो में जो है मैंने आपको ये सिखा रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद इसमें। अब क्या होता है कि ये रिएक्शन जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। ये हमारी फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन हो गई। बाकी मैंने इसमें कुछ की पॉइंट लिखे हैं कि इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है रिलीज होती है थोड़ी। ठीक है, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। साथ ही साथ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स।
कि रिएक्शन कहाँ पे होती है, ग्रीन लीव्स के अंदर होती है। अगर कोई पूछे तो मान लेते हैं ये ग्रीन लीव्स हैं, इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास जो है सेल होती है, इसमें हमारे पास ये रिएक्शन होती है। पूरा प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस नहीं करता, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। सिर्फ लीफ के अंदर ही जो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है। उसके बाद जो फूड लीफ के अंदर बनता है, मान लेते हैं इसके अंदर जो फूड बनता है, उस फूड को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, C6H12O6 फॉर्मूला याद रखेंगे। और अगर ज़्यादा फूड बन जाता है तो यही जो है, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है सिंपल शुगर, ठीक है। और जब ज़्यादा फूड बन जाता है तो C6H12O6 को हम लोग कन्वर्ट करके जो है स्टोर कर लेते हैं प्लांट किसमें, स्टार्च की फॉर्म में, याद रखेंगे ये बात। आगे बढ़ते हैं। द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल शुगर, ठीक है। किस में बनाते हैं ये, सिंपल शुगर की फॉर्म में बनाते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। बता दिया था मैंने कि ग्लूकोज का दूसरा नाम होता है सिंपल शुगर। और जो हम लोग एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन जाती है, या फिर प्लांट जो है एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना देता है, उसको वो स्टोर कर लेते हैं और उसका नाम रखते हैं क्या, स्टार्च, या फिर स्टार्च की फॉर्म में इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। कहाँ पे स्टोर होती है ये होती है लीफ के अंदर, ठीक है। याद होना चाहिए कि दिस स्टार्च इज स्टोर इन द लीफ ऑफ प्लांट। द ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो आप ये सनलाइट एनर्जी का यूज कर रहे हैं, इसका यूज करके क्या होता है कि ये जो सनलाइट एनर्जी आ रही है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और बना देता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जनरली ग्लूकोज को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ये टाइप है, अलग अलग वर्ड बोल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा। अभी समझाया मैंने, स्टोमेटा अभी बताया था कि लीफ के ऊपर जो है यहाँ पे छोटा सा पोर होता है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। यहाँ से CO2 अंदर आती है और H2O बाहर जाती है, ठीक है। स्टोमेटा बोलते हैं इसको, याद रखेंगे। प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस, कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये, लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब क्या आ जाता है इसमें आ जाता है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, मतलब फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, याद रखेंगे आप लोग, जानते ही हैं जनरली लीव्स में होती है। लीव्स की सेल जो है, आपने प्लांट सेल पढ़ी हुई है क्लास 9th में, वहाँ पे प्लांट सेल के अंदर मैंने आप लोगों को, या फिर आपने कहीं पे भी पढ़ी हो, तो प्लांट सेल के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर होती है। मान लेते हैं ये एक प्लांट सेल है, ये एक पूरी प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अलावा भी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ आर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्या होता है वो, क्लोरोप्लास्ट में। और इसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ये बात याद रखेंगे कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है वो कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और उसके अंदर कौन होता है, क्लोरोफिल होता है। मैं बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए क्या है। ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर, इसके बाहर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ये एक सेल वॉल हो गई। अब इसके अंदर आप जानते हैं कि ये होता है न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है। ऐसा ही होता है ये जो न्यूक्लियस होता है, इसके अलावा भी प्लांट सेल के पास इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ग्रीन कलर का होता है जनरली ये क्लोरोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे सिक्के पड़े होते हैं। इनको आपको नहीं जानना है सिक्के किस चीज के होते हैं, ये हमारे पास जो है इसके सिक्के पड़े होते हैं। सिक्के लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जनरली, जो कॉइन होता है उन्हीं के जैसे स्ट्रक्चर होती है। और ये जो कॉइन होता है ये आपस में जुड़े हुए होता है, कुछ कुछ ऐसे जो है ये जुड़े हुए होता है। इसी स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं। इसके अंदर ही एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको आप लोग कहते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक।
ये स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। ठीक है, क्लोरोफिल यही बात बोल रहा है कि एक प्लांट सेल होती है। ये मैंने क्या बनाया इसके बारे में लिख भी देता हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने बनाया एक प्लांट सेल, ये मैंने बनाया एक प्लांट सेल। और भी स्ट्रक्चर होती है लेकिन हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी हमें सिर्फ प्लांट सेल के बारे में जानना था, किसको कहते हैं, इसके पास ऐसी क्या स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है मैंने बता दिया है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है आपके पास वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है जिसको आप बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर जो है मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है आपके पास फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेटिक सेल होती है जिसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं मेसोफिल सेल। ठीक है, ग्रीन प्लांट के अंदर ही पाई जाती है, सिर्फ ये याद रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द फोटोसिंथेटिक सेल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, मेसोफिल सेल। These cell contain more chlorophyll than अदर प्लांट सेल। मतलब जो प्लांट सेल होती है उसके पास बहुत ज़्यादा क्लोरोफिल होता है बाकी अदर जो प्लांट सेल होती है। मान लेता है रूट की प्लांट सेल हो गई या फिर स्टेम की प्लांट सेल हो गई और जो लीफ की प्लांट सेल होती है उसके पास ज़्यादा कौन होता है, क्लोरोफिल होता है। अगर डिफरेंस आ जाता है कि बताइए प्लांट सेल की रूट में, मतलब रूट की जो प्लांट सेल होती है और लीफ की जो प्लांट सेल होती है उसमें क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे कि उसके अंदर क्लोरोफिल ज़्यादा होता है। किसमें होता है, लीफ में, लीफ सेल में क्लोरोफिल ज़्यादा होता है। अब लीफ के ऊपर वो कौन सी स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं ये लीफ है, लीफ के यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, हमें ऐसे नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो नजर आ जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जिनको आप लोग बोलते हैं स्टोमेटा, कुछ ऐसे दिखते हैं स्टोमेटा। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये अलाउ करता है किसको, दे अलाउ द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस CO2 एंड O2। ये जो O2 मैंने अभी आपको बताई थी कि ये वाली O2, ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से रिलीज होती है, यही वो O2 होती है जो प्लांट रिलीज करते हैं और हम लोग जो है इनटेक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद द एटमॉस्फेयर, इवापोरेशन वो रिएक्शन होती है जब पानी जो है इस स्टोमेटा से बाहर की ओर आता है, पानी जो है इस स्टोमेटा से बाहर की ओर आता है। स्टोमेटा से पानी बाहर की ओर आता है जब गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इसके पास ज़्यादा जो है अ, इसके पास ज़्यादा जो है पानी आ जाता है तो एक्स्ट्रा पानी को ये बाहर फेंक देता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं इवापोरेशन। जैसे इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस अकर थ्रू द स्टोमेटा। अभी समझाया मैंने कि इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन होता है कि लीफ की सरफेस से, लीफ की सरफेस पे जो स्टोमेटा प्रेजेंस होता है, स्टोमेटा कौन होता है, लीफ की सरफेस पर पाए जाने वाले पोर्स, छोटे से छिद्र। ठीक है, इनसे क्या होता है कि H2O रिलीज होता है बाहर की साइड में, इसी प्रोसेस को आप कहते हैं इवापोरेशन। ठीक है, दस स्टोमेटा हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। किसमें हेल्प करता है ये, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ठीक है, allow the intake of carbon dioxide and give out of oxygen। ठीक है, अभी बताया मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को ये सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को ये इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं। इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट कौन होता है, ऑक्सीजन, और हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट कौन होता है, CO2। उल्टा होता है हम लोगों में बिल्कुल। आगे, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, खत्म हो गया वैसे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है। फोटोसिंथेसिस की मैंने डेफिनेशन बता दी है। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, ये पूरा का पूरा आपको एज इट इज पेपर में लिख के आना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का यहाँ से। ठीक है, कि कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कौन सी इसकी रिएक्शन होती है, आपको याद करनी है बहुत अच्छे से, क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है। ठीक है, क्या इसमें रिलीज होता है, कहाँ पे पाया जाता है, ये सब आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट नोट्स है, अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे आपके और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में PYQ आपको जो है इसमें डालूंगा तो आप इसमें याद रखेंगे।
लास्ट में मैं पीडीएफ में अटैच कर दूंगा आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसा मैंने कहा था कि हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, पूरी थ्योरी कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ऊपर एक एक्टिविटी दी हुई है, ये एक्टिविटी मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। पहले हम लोग एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, क्या कह रही है एनसीईआरटी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। ये आपके किसी काम का नहीं है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि कौन लिविंग है, व्हाट इज लिविंग, ठीक है, व्हाट इज नॉन लिविंग, कि कौन, अगर हम लोग एक मैन को देखें तो लाउडली जो है चिल्लाता है गली के अंदर, तो हम लोग क्या उसको कह सकते हैं कि वो लिविंग है। और कभी कभार वो ऐसा होता है कि वो स्लीप में होता है, तो हम लोग क्या उसको कह सकते हैं कि वो नॉन लिविंग है। तो ऐसे करके बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस, ठीक है। पढ़ा हुआ है आपने, भी पढ़ा है मैंने आपको। ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैं अभी आपको ऊपर पढ़ा गया है, सेम टू सेम ऐसी आपकी डेफिनेशन जो मैंने पढ़ाई है वो एनसीईआरटी में जो है मेंशन कर रखी है। द मेंटेनेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, ठीक है। सेम टू सेम डेफिनेशन है, पढ़ेंगे इसके बारे में। द मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन they are not doing anything particular, even when we are just sitting in the class, मतलब अगर हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्लास के अंदर बैठे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। उन प्रोसेस के बारे में बताएगा। मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे याद रखेंगे, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन किसे कहते हैं। अगर हम लोग सो भी रहे हैं तब भी हमारी बॉडी के अंदर हजारों रिएक्शन होती है, उन हजारों रिएक्शन के सम को या मेंटेनेंस को आप लोग किस नाम से जानते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। बोल रहे हैं इवन इफ वी आर जस्ट स्लीप दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। ये डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी कि जो हमारी बॉडी का पूरी की पूरी जो मेंटेनेंस की एक्शन होती है, हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर साथ ही साथ हम लोग जो है डाइजेशन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, इन सब को मेंटेनेंस करने की जो प्रोसेस होती है उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज, मतलब ये जितने भी हमारी बॉडी में डैमेज वगैरह हो जाते हैं उससे उससे जो है बचता है। ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी इज नीडेड फॉर दैम, मतलब इन सब से जो है ये सब करने के लिए हमें जो है एनर्जी की जरूरत होती है। ये कहाँ से आती है उसके बारे में भी बताऊंगा, क्या मैंने आपको पढ़ाया। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। कहाँ से आती है, आउटसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी खुद एनर्जी नहीं बना रही है, अगर हमारी बॉडी खुद एनर्जी बना ले तो हम लोग क्या कहलाएंगे फिर, ऑटोट्रॉफिक। लेकिन हम लोग एनर्जी के लिए, इसी एनर्जी के लिए जिससे हमारी लाइफ के सारे काम होंगे, फंक्शन होंगे, उसी एनर्जी को हम लोग बाहर से इंटेक करते हैं। और किसकी फॉर्म में इंटेक करते हैं, फूड की फॉर्म में। सो देयर मस्ट बी प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। कहाँ से आती है, बॉडी के बाहर से आती है, और किसकी फॉर्म में आती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड कहते हैं, अभी पढ़ा है मैंने। नेक्स्ट, टू द इनसाइड ए प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन अभी मैंने आपको पढ़ाई थी कि न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या होती है, कि जब हम लोग बाहर से किसी भी न्यूट्रिएंट को लेते हैं, उसको इंटेक करते हैं, उसको यूटिलाइजेशन करते हैं, तो इस प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज गो टू ग्रो, ठीक है, एडिशन रॉ मटेरियल विल आल्सो नीड इट फ्रॉम आउटसाइड इट। अगर हमारी बॉडी ग्रो फेज में होती है, ग्रो करती है, तो हमें और ज़्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जितने भी कार्बन वाले जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे CO2 जो है वो भी, उसमें भी कार्बन होता है। ग्लूकोज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, कार्बन होता है। तो जनरली जितनी भी हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन वाले मटेरियल होते हैं वो ज़्यादातर जो है कैसे होता है, कार्बन बेस्ड होता है, ठीक है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दिस फूड सोर्स आर आल्सो कार्बन बेस्ड, अभी बोला मैंने। जितने भी हमारे पास कार्बन न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिशन लेने के लिए हमें अपना एनर्जी जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो सारे के सारे कार्बन बेस्ड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ऑफ दिस कार्बन सोर्सेस। कार्बन सोर्सेस की कॉम्प्लेक्सिटी आप जानते हैं
किसको कहते हैं, जैसे अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला अलग होता है, साथ ही साथ फ्रक्टोज का फॉर्मूला अलग होता है, और अगर हम लोग बात करें हॉर्मोन्स की, उसका फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन सबके अंदर होता है कार्बन ही है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अलग अलग जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग तरीके का जो है न्यूट्रिशन प्रोसेस लेते हैं। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी कुड बी क्विट वेरीड। वेरी करता है, ये कैसे वेरी करता है वो बता देता हूँ। Since the environment is not under the control of individual organisms, since these source of energy therefore need to be broken down or built up into the body। कह रहा है कि ये जो है डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं होता है कि डायरेक्टली जो है हम लोग एनर्जी ले लें सनलाइट से, डायरेक्ट नहीं ले सकते। हम लोग किसकी फॉर्म में लेते हैं, बोल रहा है कि हम लोग इसको जो है कन्वर्ट करते हैं कि कैसे, सोर्स ऑफ एनर्जी में, ठीक है, कन्वर्टेड टू द यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी that can be used the various molecular movement needed for maintaining living structure as well as the kind of molecules the body needed to grow। इन्हीं molecules के लिए हमें हमारी बॉडी जो है ग्रो करती है। कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके वाटर के साथ रिएक्शन करके बना रहा है ग्लूकोज। तो हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि मैं एक जगह से जो है CO2 को उठाऊं, एक जगह से मैंने CO2 को लिया और साथ ही साथ और दूसरी जगह से मैं वाटर को खा पी लूँ ऐसे ही, और मेरी बॉडी खुद ही जो है उसको जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये काम सिर्फ कौन कर सकते हैं, प्लांट ही कर सकते हैं, ठीक है। यही बात बोल रहा है वो कि इसको जो है इन्हीं मॉलिक्यूल्स के ऊपर हम लोग इसको एक अलग की फेस में जो है इसको कन्वर्ट करते हैं, जिसका नाम होता है ग्लूकोज। ये बात याद रखेंगे, ऊपर समझाई है मैंने सारा। आगे पढ़ते हैं। For this a series chemical reaction in the body are necessary। ठीक है, आप जानते हैं नेसेसरी होती हैं ये सब चीजें, जैसे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन टू ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन आप जान चुके हैं कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना किसी भी मॉलिक्यूल्स में, उसको आप लोग क्या कहते हैं, मान लेते हैं हमारे पास जो है कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, बन गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है कि आप पढ़ के आ चुके हैं। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से लेते हैं। द प्रोसेस एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड यूज इट, इसको यूज करते हैं, ऑक्सीजन को बाहर से लेके यूज करते हैं। और ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड्स, और इसी का यूज करके क्या करते हैं, इसी ग्लूकोज को हम लोग जो हमने खाई है उसको तोड़ देते हैं। समझा देता हूँ एक बार, रिएक्शन की फॉर्म में बताता हूँ किस क्या कहना चाह रहा है। जैसे हम लोग खाने से ले लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, और बाहर से हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन, और यही रिएक्शन जब हमारी बॉडी के अंदर होती है तो ये इसको तोड़ देता है, किस में, CO2 में। हमारी बॉडी कर रही है ये काम, बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रही है वाटर में, साथ ही साथ हम लोगों को मिलती है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी को मैं ऐसे लिख देता हूँ, हमें मिलती है एनर्जी। इसी एनर्जी का बोल रहा है कि यूज करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, और प्लांट की बॉडी में कौन सी रिएक्शन होती है, इसकी रिवर्स, कि CO2 जो है रिएक्शन कर रही है, और रिएक्शन करके H2O के साथ रिएक्शन कर रही है, एनर्जी इसको दे रहा है कौन, सनलाइट, और बना रहा है कौन, ग्लूकोज। ये की रिएक्शन किस में होती है, अगर रिवर्स की बात करें, ये होती है प्लांट्स में। ये वाली रिएक्शन अगर रिवर्स में बात करें तो ये होती है प्लांट्स में, और इधर वाली रिएक्शन जो होती है वो होती है एनिमल में, ठीक है। इस वाली रिएक्शन को जो एनिमल जो प्लांट्स में मैंने लिखी है, इस वाली रिएक्शन को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और यही वाली रिएक्शन जो मैंने उल्टी करके लिखी है कि ग्लूकोज जो है टूट गया है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज जो है टूट गया है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और बना लिया है CO2 H2O एंड एनर्जी। इस रिएक्शन को आप बोलते हैं रेस्पिरेशन। यही बोल रहे हैं, आप समझते हैं इसको क्या कहना चाह रहा था। Acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources। यही बोला कि जो फूड सोर्सेस होता है ऑक्सीजन का यूज करके इसको ब्रेक डाउन कर देता है फॉर सेलुलर नीड, ठीक है, जो सेल में काम होता है उसको जरूरत होती है, इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। बता दिया मैंने कि इसको क्या कहते हैं आप,
रेस्पिरेशन कहते हैं। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास अलग अलग टाइप की सेल नहीं होती, ऑर्गन नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो जो है क्या करते हैं, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्टेज वे द बिकॉज ऑफ इंटायर सरफेस, वो अपनी बॉडी से ही जो है इन गैसेस को जो है एक्सचेंज कर सकता है in the contact with the environment. But what happen when the body size of the organism increase and the body design become more complex? ये क्या कहना चाह रहा है कि क्या होगा जब बहुत कॉम्प्लेक्स वाला ऑर्गेनिज्म हो जाएगा, तो उसके अंदर क्या क्या जो है चेंजेस आएंगे, वही बात बोल रहे हैं, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर यही रिएक्शन होती है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऑल द सेल मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, कहना चाह रहा है कि जितनी भी सेल होती है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में तो नहीं होती है, बॉडी के अंदर होती है वो, दस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। ये आप पढ़ चुके हैं सारा, डिफ्यूजन किसको कहते हैं, ठीक है। वी हैव seen previously how in multicellular organism varies body part have specialized to the function they perform। सब जानते हैं कि किडनी हमारी जो एक्सक्रीशन करती है, किडनी हमारी क्या करती है, एक्सक्रीशन करती है किडनी, ठीक है। और हार्ट हमारा जो है क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। और हमारे जो लंग्स होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो अलग अलग बॉडी जो ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं कि हमारे जो बॉडी के पार्ट होते हैं वो अलग अलग जो है काम को जो है परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर फैमिलियर विद द आइडिया दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू, इनको क्या कहते हैं, टिश्यू से बने होते हैं ये टिश्यू जनरली, जो आप जानते हैं। मैं आपको आइडिया दे देता हूँ क्या कहना चाह रहा है, देखिए पहले समझाता हूँ क्या है। आपके हमारी बॉडी में सेल होती है, सेल जब आपस में मिल जाती है तो उन्हीं सेल को आप लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। 9th में आप डेफिनेशन पढ़ के आ चुके होंगे कि ग्रुप ऑफ सेल इज ग्रुप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। उसके बाद जब टिश्यू मिल जाते हैं तो टिश्यू बनाते हैं क्या, ऑर्गन। और जब ऑर्गन मिल जाते हैं तो उन्हीं ऑर्गन को आप कहते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑर्गन सिस्टम। और यही ऑर्गन सिस्टम हमारी पूरी एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरी लीवर की सेल होती है, मान लेते हैं लीवर की सेल है, ये मैंने लीवर बनाया है, लीवर की कई सारी ये सेल है, ये सारी की सारी सेल जो है लीवर की मिलके टिश्यू बना रही है। और जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं, एक टिश्यू, दो टिश्यू, तीन, चार, ऐसे करके एक ऑर्गन बनता है जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। ऐसे ही मेरी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, जैसे लीवर हो गया है, ठीक है, साथ ही साथ हार्ट हो गया है, साथ ही साथ किडनी हो गई है। ये सब मिलके जो है एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और उसके बाद जब कई सारे ऑर्गन मिल जाते हैं, लीवर, लंग्स वगैरह जो भी है, ये सारे जब मिल जाते हैं तो बनता है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, देखिए। एंड विद दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड with their organization in the body of the organism, it is therefore not surprising that our uptake of the food and oxygen will also functioning of specialized tissue। जो ऊपर रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई उसी के बारे में बात कर रहा है। However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of organism while all part of the body need them। मतलब एक ही जगह से ली जाती है, जो हमारे पास कौन होती है भाई, ऑक्सीजन और फूड होता है, लेकिन ये हमारी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जितनी भी ये हमारे पास इनसे एनर्जी रिलीज होती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो एक सिस्टम हमारे पास बन जाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। या तो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर फूड को ट्रांसफर कर रहे हैं, या फिर ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर रहे हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। इसी को क्या कहता है, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। व्हेन ए केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। ऊपर रिएक्शन बता दिया मैंने कि कार्बन का आप यूज कर रहे हैं, कार्बन का यूज करके आप लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी, कार्बन के यूज से आपके पास बना है ग्लूकोज, इसका यूज करके आप बना रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज करके आप बना रहे हैं CO2, H2O एंड एनर्जी, ठीक है। सेम बात बोलिए, एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है। दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट
that are not only useless, मतलब useless नहीं है for the cell of the body but could even be harmful, ये हमारे लिए harmful होता है. These waste by product are therefore needed to remove from the body to and discarded outside the process that is called excretion. जितने भी हमारे पास फालतू के प्रोडक्ट हमारे लिए फालतू की चीज़ें बनती है, जैसे यहाँ पे ये वाटर जो है ये फालतू बना है हमारी बॉडी में, इस वाटर को हमें रिमूव करना होता है हमारी बॉडी में, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं एक्सक्रीशन. ठीक है, जिस भी प्रोसेस से आप इसको रिमूव करते हैं. ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेस जो है बनते हैं हमारी बॉडी में. पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया न्यूट्रिशन, कंप्लीट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, कितने टाइप का होता है, इसमें पढ़ा भी दिया, एनसीईआरटी भी कवर कर दिया. साथ ही साथ फिर आएगा एक प्रोसेस और बोलते हैं न्यूट्रिशन के साथ, एक्सक्रीशन. फिर उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन किसे कहते हैं. ठीक है, एक्सक्रीशन. नेक्स्ट है अगेन, इफ द बेसिक रूल फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड ए स्पेशल टिश्यू फॉर द एक्सक्रीशन, मतलब इसमें भी जो है एक्सक्रीशन में भी जो है अलग टिश्यू का जो है रोल होता है. ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग क्या है. which mean that at the transport system we need to the transport waste away from the cell. एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, जो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी. सारे नोट्स में मैंने इंक्लूड किया हुआ है कि हमारे पास लाइफ प्रोसेस कितने तरीके का होता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन. ठीक है, ये मैंने नोट किए थे, आप इनको याद रखेंगे सारे प्रोसेस को. उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं. ये जितने क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा आपको और जब मैं आपको पढ़ा दूंगा इस चैप्टर में तो आपको और आइडिया होगा इस बारे में. आगे बढ़ते हैं. न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं. व्हेन वी वॉक और राइड ए बाईसाइकिल we are using up energy even when we are not doing any apparent activity. Energy is needed, मतलब हम लोग कुछ एक्टिविटी करते हैं या नहीं करते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है. ठीक है, मेंटेन फॉर द स्टेट ऑफ द ऑर्डर इन आवर बॉडी, इसको मेंटेन करने के लिए हमें जो है एनर्जी की जरूरत होती है. व्हेन वी आल्सो नीड मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो. ठीक है, मटेरियल की जरूरत होती है बाहर से. ठीक है, जिससे हम लोग ग्रो करते हैं. डेवलप सिंथेसिस प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस नीडेड इन द बॉडी. प्रोटीन की जरूरत होती है, सब हमें कहाँ से मिलता है, फूड में मिलता है. दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज द फूड वी वीट. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं फिर उसको खाना खाते हैं या फिर हम लोग फूड को खाते हैं. ठीक है, हाउ डू वी लिविंग थिंग गेट देयर फूड, कैसे वो जो है उसको इंटेक करते हैं. द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इन सम इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म. सब में जो है एक ऐसा होता है, कॉमन होता है, अधिकतर मोस्टली कॉमन ही देखने को मिलता है. बट इट फुलफिल इन द डिफरेंट वे, ये इसको जो है अलग अलग वे में खाते हैं. जैसे अभी बताया था मैंने, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, या फिर आपके पास पैरासिटिक होता है, या फिर एक और दूसरे टाइप का मैंने कौन सा बताया था आपको, पैरासिटिक हो गया. दूसरा मैंने आपको बताया है कि आपके पास सेप्रोफिटिक होता है. ठीक है, अलग अलग वे में जो है सभी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को इंटेक करते हैं. सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ CO2 का यूज करते हैं, साथ ही साथ वाटर का यूज करते हैं. दिस ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रॉफ, जो ऐसा करते हैं बता दिया था मैंने. ठीक है, जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं ये वाली, कि CO2 को लेते हैं और साथ ही साथ वाटर इंटेक करते हैं. CO2 को लेते हैं, साथ ही साथ वाटर इंटेक करते हैं, और एनर्जी का यूज करके क्या बना देते हैं, अपने लिए खाना बना देते हैं. ठीक है, ऐसे को आप क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक. इंक्लूडिंग ग्रीन प्लांट, कुछ ग्रीन प्लांट होते हैं, एंड सम बैक्टीरिया होता है. याद रखेंगे बैक्टीरिया भी होते हैं ऑटोट्रॉफिक. अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस. दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सिमिलर, मतलब सॉरी, complex substances have to be broken down into the similar once again before they can be used for the upkeep and growth of the body to achieve this. ठीक है, इसको जो है फिर आप इसको जो है तोड़ते हैं, आप दूसरी बॉडी से जो है इसको लेते हैं, दूसरे प्लांट्स को आप खाते हैं जिनके पास ग्लूकोज होता है. उसी ग्लूकोज को आप किसी ना किसी एंजाइम की सहायता से तोड़ते हैं. दस दे आर हिट्रोट्रोफ. ठीक है, क्या मतलब है इसका, सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ और हिटरोट्रॉफिक. मतलब हिटरोट्रॉफिक है तो दूसरों को खा लो, जो प्लांट को खा के अपना जीवन यापन कर रहे हैं. जैसे गाय भैंस जो है क्या करती है, प्लांट्स को खाती है, लेकिन उनको कौन खा लेता है, उनको शेर खा जाता है. तो वो हिटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक के ऊपर गाय डिपेंड थी, लेकिन
एक ऑटोट्रॉफिक के ऊपर गाय डिपेंड थी, लेकिन गाय जो है एक हिट्रोट्रॉफ है, और हिट्रोट्रॉफ जो है उसी हिट्रोट्रॉफ को जो है एक शेर ने खा लिया, वो भी हिट्रोट्रॉफ है। तो कहना चाह रहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है या तो ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड हो या फिर हिट्रोट्रॉफ पे डिपेंड्स हो। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, अब इसकी बात कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है आपके पास, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस। पूरी रिएक्शन आपको कंप्लीट करा के आया मैं, किसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इट इज ए प्रोसेस बाय विच autotroph take in substance from the outside and convert into the store form of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide. क्या क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, which convert into the carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है, ग्लूकोज, in the presence of sunlight and chlorophyll. कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर द प्रोवाइडिंग एनर्जी। क्या करता है ये, एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द प्लांट। वी विल स्टडी हाउ दिस takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately, जो immediately use नहीं होता है, ठीक है, उसको आप क्या कह देते हैं, स्टार्च कह देते हैं, अभी बताया मैंने, आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, विच सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व, जो इनको जो है खुद ही के लिए एनर्जी जो है देता है बाद में। ठीक है, बाय द प्लांट सम हाउ द सिमिलर सिचुएशन वेयर द सम ऑफ द एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द फूड वी ईट स्टोर इन और इन फॉर्म ऑफ, जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, और हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं जो हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता है, तो वही जो खाना है वो स्टोर हो जाता है किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनिमल में खाना स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और प्लांट में खाना जो स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में। याद रखेंगे, एनसीईआरटी में मैंने मेंशन कर दिया ये। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हम लोग स्टडी करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन होती है। वी टॉकिंग अबाउट स्टोमेटा, बता दिया स्टोमेटा क्या कहते हैं, विच आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द surface of leaves. Massive amount of the gases exchange takes place in the leaves through these pores. ठीक है, बताया कि इन्हीं पोर से जो है क्या होता है, एक्सचेंजेस होता है गैसेस का। पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इज द इम्पोर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस, स्टेम, रूट्स, ठीक है, इन सब में होता है सेंस। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू द, इसके स्टोमेटा के थ्रू मैंने बताया था कि आपके पास बहुत ज़्यादा वाटर भी जो लॉस हो जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया था, ट्रांसपिरेशन बोला था। ठीक है, क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीडेड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बंद हो जाते हैं जब इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती, और जैसे ही इनको जरूरत होती है तो ये ओपन हो जाता है फिर से। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा फंक्शन, किसके थ्रू जो है ये स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते हैं, गार्ड सेल के। सबसे इंपॉर्टेंट है, आता है क्या होता है, ये पोर होते हैं लीफ के ऊपर ऐसे करके, ठीक है, ऐसे लीफ के ऊपर पोर होते हैं, और इनके ऊपर बाहर जो है एक सेल होती है, ठीक है, ये सेल होती है, और जो बाहर से ऐसे करके सेल होती है, इन्हीं सेल को आप बोलते हैं गार्ड सेल, दोनों वही है। इसके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटल पोर्स। एक्टिविटी अभी पढ़ाता हूँ मैं आपको क्या कह रही है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद let us now see what actually happened during the process of photosynthesis। देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर रिएक्शन में क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को अब्जॉर्ब करता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, पढ़ाया मैंने ये भी। फिर उसके बाद ये क्या करता है, जो वाटर होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या कहना चाह रहा है, जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, जब इसमें सनलाइट पड़ती है तो टूट जाता है, किस में टूट जाता है, H2 में प्लस O2 में। ठीक है, ये इसने बात बोली है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, टू कार्बोहाइड्रेट। दिस स्टेप नीड टू टेक नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। कहना चाह रहा है कि सारे के सारे स्टेप जो है इमीडिएटली नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि पहले CO2 को ऑब्जॉर्व कर लिया, फिर रात में CO2 को ऑब्जॉर्व कर लिया, बाद में इनको सनलाइट मिली तो फिर सनलाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया। टेक अप द कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर
एंड इमीडिएट इन विच एक्ट अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। जैसे ही इनको एनर्जी मिलेगी तो फिर जो है उसको कन्वर्ट कर देंगे डे में। ठीक है, लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कहना चाह रहा है कि चलो देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इफ ये हम लोग इसमें क्या करते हैं, चेक करते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू कि क्या क्या जो है चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ये एक्टिविटी मैंने नोट्स में डाली थी, चेक करते हैं, देखिए क्या कह रही है। हमारे पास ये एक्टिविटी है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास ग्रीन लीफ है, इस ग्रीन लीफ को जो है बॉईल कर देते हैं अल्कोहल से, और साथ ही साथ बॉईल कर देते हैं वाटर में और बॉइलिंग कर देते हैं अल्कोहल में। ठीक है, और इसमें हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन मिलाते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है कि पूरी की पूरी जो ग्रीन लीफ होती है इसका कलर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो फिर ये जो इसका ये क्या होता है, इसका कलर पूरा का पूरा उड़ जाता है। ठीक है, और जैसे ही कलर उड़ जाता है तो ये अब लीफ जो है ग्रीन नहीं बची, और ग्रीन लीफ नहीं बची है तो इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं बचा है। कहने का जनरली यही मीनिंग है कि क्लोरोफिल नहीं बचा है तो इसका मतलब उसके अंदर अब हमारे पास स्टार्च भी नहीं बनेगा, तो फोटोसिंथेसिस भी इसमें नहीं होगा। स्टार्च इज प्रेजेंट एट ग्रीन साइट, इसके अंदर यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट था पहले, ओनली प्रूविंग क्लोरोफिल इज एसेंशियली फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन इसने क्या किया है, इसको पूरे को जो है एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसमें ना तो ये ग्रीन बची है और ना ही इसमें क्लोरोफिल होगा, तो इसमें फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, यही बोल रहा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि हमारे पास एक बेल लिया है, हमने एक बेल जार लिया है और उसके अंदर एक प्लांट रख दिया, और उसके अंदर हमने क्या रख दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है एक प्लेट के अंदर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है कि KOH जो है क्या करता है, CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है, लिख रखा है मैंने सारा इसमें। ये क्या करता है, जो आपके पास ग्लास जार होता है इसको आप अच्छे से जो है सील्ड कर देते हैं, किससे, आप इसको वैसलीन से सील्ड कर देते हैं ताकि इसके अंदर एयर ना जाए। ठीक है, फिर इसको जो है सनलाइट में रखते हैं आप लोग, तो इसके अंदर जो केएच आपने रखा है सारी की सारी CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है। जो जब CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर भी इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो फिर भी इसमें स्टार्च नहीं बनता है। कहना चाह रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास स्टार्च का होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ CO2 का होना बहुत जरूरी है, CO2 का होना बहुत जरूरी है और सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हमारे पास फोटोसिंथेसिस होगी। अगर ये सब हमारे पास नहीं होंगे तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। यही आपके पास जो है वो एक्सपेरिमेंट दिए हुए, एक्टिविटी दे रखी है, उन सब एक्टिविटी को आपको कवर करना है, पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ लेंगे एक्टिविटी, बेलजार एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी मैंने करा दी, उसके बाद दूसरी आपके पास ये भी एक्टिविटी मैंने करा दी। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा एक पार्ट खत्म हो जाता है इस चैप्टर का प्लांट्स के लिए। ठीक है, प्लांट्स के लिए हम लोग अभी कवर कर चुके हैं इसको, प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी मैं आपको न्यूट्रिशन नेक्स्ट वीडियो में इसी का पार्ट 2 बनाऊंगा, तो उसमें जो है मैं आपको न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा इन अमीबा, इन एनिमल, दो चीज़ें रह रही हैं। जैसे ही हम लोग वो खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमारा टारगेट रहेगा अमीबा के अंदर हमें न्यूट्रिशन खत्म करना है, साथ ही साथ एनिमल के अंदर हमें न्यूट्रिशन खत्म करना है। फिर हमारा एक पोर्शन इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा न्यूट्रिशन, फिर हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे चले जाएंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, पढ़ते रहिए, थैंक यू।